नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट का 8 जनवरी 2020 को जो पेपर हुआ था सबसे लेटेस्ट वाला, उसके पेपर का सॉल्यूशन हम आपको करा रहे हैं। इससे पहले हमने इसी के अंतर्गत आपका ईवीएस के 30 प्रश्न देखे थे। यदि नहीं देखा हो, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको जो है वो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे संस्कृत के जो 30 प्रश्न आए थे उनका सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 61 से। प्रश्न आपका है कि मनोरथा में कौन सी संधि जो है वो होगी। बताइए, परसवर्ण संधि, अनुनासिक संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। जब आप इसे ब्रेक करेंगे, अलग अलग संधि को जब अलग अलग करेंगे तो आपका मनोह धन रतः या फिर मनस धन रतः करके आपका आएगा। आंसर की बात करते हैं तो विसर्ग संधि आपका यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 62 है कि नेत्राभ्याम असुरड़ी पतंती में नेत्राभ्याम पद में कौन सी विभक्ति है। नेत्राभ्याम मतलब नेत्रों से, असुरणी मतलब आंसू जो है वो, पतंती मतलब गिरते हैं। तो इसमें नेत्राभ्याम में जो है वो कौन सी विभक्ति है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो गिरने के सेंस में अलग हो रहे हैं, इस चीज को समझिए। और जब विभक्ति अलग की बात होती है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो वहां पर आपका जो कारक होता है वो होता है अपादान कारक। और अपादान कारक में विभक्ति जो है वो कौन सी होती है, तो अगर आप स्टार्टिंग से गिनना शुरू करेंगे तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग 5वें नंबर पे आता है। तो पंचमी विभक्ति जो है इसमें होती है। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है असनी शब्द जो है इसमें नपुंसक लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर सभी है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो इसमें आयोग ने जो है पहले आंसर जो दिया था वो पुल्लिंग दिया था, पर बाद में जो संशोधित आंसर की आई थी उसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों दिया गया था। तो ये दोनों ही आपके जो है यहाँ पर आंसर जो है वो हो जाएंगे। अर्थ होता है इसका बिजली, गाज, अस्त्र, ये सभी जो है इसके अर्थ होते हैं। अगला है आपका तया नृपो गम्यते में वाच्य जो है वो कौन सा है। भाववाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो उसके द्वारा राजा का अनुगमन किया गया, ये इसका अर्थ है। और आपका कर्मवाच्य यहाँ पर जो है वो सही होगा। होता क्या है, आपका कर्मवाच्य जिस क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान होता है उसे कहते हैं कर्मवाच्य। अगला देखते हैं आपका 65 कि यूप दारूपद जो है उसमें समास जो है वो कौन सा है। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव या फिर बहुव्रीहि। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो तत्पुरुष समास आपका जो है वो होगा। और तत्पुरुष समास का भी कौन सा, तो संप्रदान तत्पुरुष जो है वो आपका होगा, क्योंकि पद में के लिए कारक का प्रयोग जो है वो किया जाएगा। बाकी तत्पुरुष समास जिसमें उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। द्वंद्व समास क्या होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययी भाव समास क्या होता है, जिसमें पूर्व पद का अर्थ प्रधान या मुख्य हो, उसे कहते हैं। और बहुब्रीहि समास जिसमें कोई अन्य पद या तीसरा कोई पद जो है वो प्रधान होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अगला प्रश्न है गोधूम शब्द का अर्थ जो है वो क्या होता है। गेहूं होता है, गदहा होता है, गाय का दूध होता है या फिर चावल होता है। बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन ए वाला यहाँ पर गेहूं जो है वो सही होगा। 67 प्रश्न है विसर्ग संधि का उदाहरण जो है इनमें से कौन सा है। महोषधि है, नमस्ते है, तत्लया है या फिर सन्मित्रम है, कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका नमस्ते जो है यहाँ पर विसर्ग संधि जो है उसका उदाहरण है। बाकी आपका जो सन्मित्रम है और तत्लया है, ये दोनों आपके, ये ला होना चाहिए यहाँ पर, ये दोनों आपके जो है किसके उदाहरण हैं, तो ये दोनों उदाहरण हैं व्यंजन संधि के। महोषधि जो है पूछा जाता है तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसमें भी सम टाइप्स होते हैं, जैसे ये जो आपका तत्लया वाला है, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो तद प्लस लया जो है तोरली संधि के अंतर्गत आएगा। सन्मित्रम वाला जो है सत प्लस मित्रम अनुनासिक संधि के अंतर्गत आएगा। महोषधि जो है महाधन औषधि जो है वृद्धि संधि मैंने बता दिया। नमस्ते जो है आपका नमः प्लस ते करके ब्रेक होगा। कैसे, नमः प्लस ते करके। और ये देखिए विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग संधि क्लियर आपको हो रहा है। सूत्र क्या होता है विसर्ग संधि का, तो विसर्जनीयस्य सह सूत्र से जो है, जो ये विसर्ग लगा होता है, जब संधि विच्छेद में जोड़ने के बाद आपका करेंगे तो विसर्ग की जगह जो है वो सा हो जाता है। और इसी प्रकार आपका नमस्ते बनता है। अगला प्रश्न है 68 स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या जो है वो कितनी है, 8, 30, 5 या
25। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो टोटल संख्या होती है 25। सूत्र होता है इसका काद्यो मावसाना स्पर्शा। इसमें का से लेकर माँ तक, ये जो सूत्र कहता है ना काद्यो मावसाना, वो कहता है का से लेकर माँ तक ये जो वर्ण है वो स्पर्श व्यंजन में आते हैं, वही है काद्यो मावसाना स्पर्शा। और संख्या इनकी होती है टोटल 25। अगला आपका है 69 की बालिका इस पद में प्रत्यय जो है वो कौन सा है। याट, टॉप, चाप या फिर डाप। बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो टाप प्रत्यय जो है सही होगा। जैसे कि अगर बालक लिखा है और बालक में अगर आप जो है वो टाप जो है वो जोड़ रहे हैं तो किस प्रकार से होगा। जो आपका शब्द जिसमें आप जोड़ रहे हैं उसके अंत में अगर का आ रहा होता है, जैसे बालक में का आ रहा है तो का से पहले आपका आ का साउंड निकल रहा है। जैसे बालक में अख बालक आ रहा है, ये तो का आ रहा है और साथ में इससे पहले आपका आ का साउंड आ रहा है, तो आप क्या करते हैं आ के स्थान पर जो है वो ई कर देते हैं, तब आपका जो ए बन जाएगा क्या बन जाएगा, बालिका बन जाएगा। इस टाइप से आपका टाप प्रत्यय होगा। 70 प्रश्न है पर्यंत में उपसर्ग जो है वो कौन सा होगा। परा, पर, प्रा या फिर परी। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका परि उपसर्ग जो है वो होगा। परि से आपका परिश्रम, परिवाद, परिचय, परिजन सब में वैसा लगा लीजिएगा क्योंकि संस्कृत में आप पढ़ रहे हैं। और पर्यंत का जो है परि प्लस अंत जो है वो होगा। पर्यंत आपका इस प्रकार से बनता है। 71 प्रश्न है संस्कृत में एकोन चत्वारिंशत् को जो है वो कहते हैं 29 या फिर 59, 49, 39। बताइए कौन सा सही होगा। संस्कृत की एक ना एक गिनती आपके पूरे पेपर में जरूर पूछी जाती है, तो ये पोर्शन आपको एकदम क्लियर होना चाहिए ताकि कम से कम यहाँ से आपका नंबर पक्का हो जाए। आंसर की बात करते हैं एकोन चत्वारिंशत् कहते हैं आपका 39 को। डी वाला आपका सही होगा। आपके और जो ऑप्शन है इनको भी देख लीजिए। जैसे 29 जो है इसको क्या कहते हैं, 29 को कहते हैं नवविंशति। 49 को क्या कहते हैं तो ऊनचत्वारिंशत् कहते हैं। और 59 को कहते हैं एकोन षष्टि। अगला प्रश्न देखते हैं आपका द्विशब्दी। द्विशब्द स्त्रीलिंग प्रथम विभक्ति का रूप जो है वो क्या है। अब आपके किस प्रकार से रूप चलते हैं द्वि के, और किसमें पहली प्रथम विभक्ति की बात की गई है तो आपका द्वय, उसके बाद द्वय, इस टाइप से होता है। तो पहली और दूसरी दोनों में ही द्वय होता है, तो आपका सी वाला ही आंसर हो जाएगा। इस टाइप से चलते हैं द्वय, फिर आपका द्वयाभ्याम, 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 फिर द्वयो, फिर द्वयो, इस टाइप से। बाकी इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तो लिखा नहीं है, तो आपको ऑप्शन में जो मैच कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग लिख लेना है। 73 और ये स्त्रीलिंग जो है वो भी लिखा हुआ है। अगला है ददती रूप जो है वो किसका है। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, या फिर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, या फिर लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। बताइए कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी सभी लोग अवश्य करते रहिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही होगा। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। लट लकार में कैसे चलते हैं आपके रूप तो ददाति, ददासी, ददामी, प्रथम पुरुष, मध्यम और उत्तम। फिर उसके बाद द्वितीय में कैसे चलते हैं तो दत्तः, दत्तः और ददत। और लास्ट में चलते हैं ददति, दत्तः, ददम, इस टाइप से चलते हैं। तो ददति आपका किस में आ रहा है, लट लकार में आ रहा है, किस विभक्ति में आ रहा है तो तृतीया में आ रहा है, और किस में आ रहा है प्रथमा, मध्यम या उत्तम में तो प्रथम में आ रहा है। एग्जैक्ट भी पूछा जा सकता है या डायरेक्ट ऐसे करके भी पूछा जा सकता है। कुल मिलाकर डी वाला आंसर होगा। अब इसमें सबके नहीं रटे जाते हैं, जैसे इससे मिलते जुलते आपके पट्टी वाले हैं तो उनको आपने याद कर लिया तो उससे आप इन सारी चीजों को पहचान सकते हैं। 74 प्रश्न है गुरूपदेशा शब्द में प्रयुक्त संधि जो है वो कौन सी है। गुण संधि, अयादि संधि, यड़ संधि या फिर दीर्घ संधि। कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो दीर्घ संधि आपका आंसर यहाँ पर सही होगा। गुरु प्लस उपदेशा कैसे ब्रेक करेंगे, गुरु प्लस उपदेशा और उ, और यहाँ पर से छोटा उ, दोनों से छोटा उ लास्ट में आएगा। गुरु में भी उ आएगा और आपका उपदेशा में भी उ आएगा, और जब दोनों मिल जाएंगे तो बड़ा उ बन जाएगा। और दीर्घ संधि आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी। छोटा छोटा मिलकर बड़ा बना दे, छोटा उ मिलकर बड़ा उ बना दे, या छोटा उ बड़ा उ मिलकर भी बड़ा उ बना दे, तो ये सब में दीर्घ संधि होती है। अगला प्रश्न देखते हैं 75। उपसर्ग आपसे पूछा गया है
कुत्र, यत्र, परा, यदा किसमें जो है वो उपसर्ग है? कौन सा जो है आपको बताना है उपसर्ग है? आंसर की बात करते हैं तो आपका परा जो है वो उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं? जो प्रारंभ में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। प्रत्यय क्या हो जाते हैं? वो जो बाद में जुड़कर परिवर्तन लाते हैं। परा उपसर्ग से कौन से शब्द बनते हैं? जैसे परामर्श आपका हो सकता है, पराभव। वैसे अधिकतर जो उपसर्ग बनाए जाते हैं ना, उसमें ये देखा जाता है कि जो बाद का शब्द जिसमें जो जोड़ा जा रहा है उसका भी अपने आप में कोई ना कोई अर्थ हो, ये भी जो है वो ध्यान रखा जाता है। जैसे कि पराजय हो गया, तो पराजय में जय का भी अपना अर्थ है। वैसे कुछ जगह आपको देखने को मिलेंगे जिसमें अर्थ नहीं भी निकल रहा होता है, पर मोस्टली ऐसा ही होता है उपसर्ग जिसमें अर्थ भी देखने को मिले। अगला देखते हैं आपका 76 और 77 गद्यांश जो है, गद्यांश उसको पढ़कर प्रश्न के उत्तर देने हैं आपको। समाजे सर्वत्र दुर्जनः पीडयन्ति जनान्। आगे लिखा है यद्यपि सज्जनानां संख्या अधिका अस्ति तथापि दुर्जना एवं प्रबला इति महादाश्चर्यम्। यतो हि सज्जनाः प्रायः तटस्थाः भवन्ति। यदि दुर्जनानां प्रतिपदं विरोधं सज्जनाः करिष्यन्ति तर्हि निश्चयेन समाजः निर्भयो भविष्यति। तो बताइए ना आपको 76 प्रश्न कि जो ये गद्य है इसके अनुसार समाज में किसकी संख्या कम है? निर्भयों की है, दुर्जनों की है, सज्जनों की है या फिर शिक्षकों की है? बताइए कौन सा सही होगा? तो पहली लाइन में यहाँ पर क्लियर किया गया है कि समाजे सर्वत्र दुर्जनः पीडयन्ति जनान्, और जबकि इनकी जो संख्या है वो कम है, तो वही चीज है आपका ऑप्शन कि दुर्जनों की जो है वो आपका ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न इसी पर बेस्ड है कि उपर्युक्त गद्य के अनुसार दुष्ट लोग समाज में जो है क्यों प्रबल दिखते हैं? क्योंकि उनकी पहुंच होती है, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि वे धनी होते हैं या फिर सज्जन तटस्थ रहते हैं? तो बताइए पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। आंसर की बात करते हैं क्योंकि वे तटस्थ रहते हैं, सज्जन तटस्थ रहते हैं, इस कारण वे प्रबल दिखाई देते हैं। यही आपका सही होगा। अब श्लोक का अर्थ आया है, महान वृक्षो जायते वर्धते च तम चैव भूतानि समाश्रयन्ति यदा वृक्षश्चेत्यते दहाते च यदा श्रेया अनिकेता भवन्ति। अब इस पर बेस्ड सबसे पहला प्रश्न ये है कि इस श्लोक जो है किसका भाव क्या है, क्या कहना क्या चाह रहा है ये श्लोक? वृक्ष को काटना या जलाना नहीं चाहिए। प्राणी जो वृक्ष पर आश्रित होते हैं, वृक्ष के नष्ट होने पर वे भी निराश्रित हो जाते हैं। वृक्ष महान होता है या वृक्ष पर सारे प्राणी आश्रित होते हैं? आंसर की बात करते हैं तो ये कहना चाह रहा है कि वृक्ष जो है उसको काटना या जलाना नहीं चाहिए। बस यही आपका सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया भूतानी जो है उसका तात्पर्य जो है वो क्या होता है? आश्रय होता है, नाश होता है, वृक्ष होता है या फिर प्राणी होता है? तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो प्राणी आपका जो है वो सही होगा। भूतानी का तात्पर्य क्या होता है? तो प्राणी होता है। डी वाला सही होगा। 80 प्रश्न है कि जो भू धातु है उसका लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप जो है वो क्या होगा? भवानी होगा, भवतु होगा, भव होगा या फिर भवसी होगा? तो किस प्रकार से भू धातु के लोट लकार में चलते हैं रूप? तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और इस तरफ आपका प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तो इस टाइप से चलते हैं। यहाँ पर आपका आएगा भवतु, फिर आपका आएगा भवताम, और फिर आपका आएगा भवंती, फिर आपका आएगा भव, फिर आएगा भवतम, फिर आएगा भवत, फिर आपका आएगा भवानी, फिर आपका आएगा भवाव और फिर आएगा भवाम। तो यहाँ पर लोट लकार में मध्यम पुरुष पूछा गया तो मध्यम पुरुष ये होगा। एक वचन पूछा गया नहीं, यानी यहाँ आएगा। तो आपका क्या आया यहाँ पर? भव आया ना, भवतु भवताम भवंती, भव भवतम भवत। तो भव यहाँ पर आएगा, तो सी वाला आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा। सेम चीज मैंने क्या कहा था, आप अगर पठ धातु के याद कर रहे हैं तो इससे ही पठतु पठताम पठंती पठ पठतम पठत होता है, तो पठ से ही भव होगा। ये आपको क्लियर हो जाएगा अगर आप लोट के ही आप पठ धातु के याद कर लेते हैं। 81 प्रश्न है, सर्वनाम शब्द जो है वो है स्थूलः, प्रातः, पुत्रः, सर्वः, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन सर्वः जो है सही होगा, जो कि सर्वनाम शब्द है। पुत्रः जो है ये आपका संज्ञा शब्द है। स्थूलः जो है ये आपका भी संज्ञा शब्द में ही आएगा, और प्रातः आपका एक अवयव में आएगा। तो आपका डी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, कुंजर शब्द का अर्थ जो है वो क्या होगा? हिरण, सुअर, सर्प या हाथी? बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका इनमें से हाथी जो है वो सही होगा। इसी के ही और भी अर्थ गजाह लिख पूछ लिया जा सकता है, हस्ती भी होता है वो भी पूछा जा सकता है, करी भी होता है वो भी पूछा जा सकता है। सर्प के जो है
अहि भी होता है, अहि कुछ इस टाइप से लिखते हैं। सर्पः भी हो तो लिखा ही है, इसको ही विसर्ग लगा के। भुजंगाः भी करके पूछ लिया जाता है। हिरण का जो है हरिणाः, मृगाः, सुअर का जो है वो सूकराः, वराह इस टाइप से होते हैं। अगला देखते हैं 83 प्रश्न। मातृ शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप जो है वो क्या होगा? मात्रा, माता, मात्रया या मातया? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो किस टाइप से इसमें रूप चलते हैं। देखिए सबसे पहले एक वचन कहा गया है तो मात्र में चलते हैं माता, मातरम इस टाइप से ऊपर से नीचे के क्रम में याद करने में और आसानी होती है। तो आपका सबसे पहले आता है माता, फिर आपका आता है मातरम। यहाँ पर कहाँ पूछा गया है? तृतीया विभक्ति। तो तीसरे नंबर पे क्या आपका आता है? मात्रा आता है। तीसरे नंबर पे क्या आता है? मात्रा आता है। ए वाले ऑप्शन में ही दे रखा है, यही सही होगा। तो माता, मातरम, मात्रा, मात्रे, मातुः, मातुः, मातरि इस टाइप से चलता है। द्विवचन में मातरौ, मातरो, मात्राभ्याम, 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 मात्रौ, मात्रः, हे मातरौ। और लास्ट में आपका मात्राः, मात्र, मातृभि, मात्राभ्याम, मात्राभ्याम, मात्राणाम, मातृसु और हे मात्रा। तो सेम आप ऐसे ही मैंने क्या कहा कि इसी से मिलता ही जुलता अगर आपको कोई याद है, जैसे बालक का आपको याद है तो बालक से संबंधित वाले जो होंगे वो याद आप कर सकते हैं। जैसे मधु शब्द का मधु, मधुनाम, मधु करके होते हैं, वो उससे संबंधित आप कर सकते हैं। 84 प्रश्न है कि सुबंधु किसकी रचना है? मेघदूतम की, अभिज्ञान शाकुंतलम की, स्वप्न वासदत्तम की या वासवदत्ता? बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो ये जो है वो वासवदत्ता जो है इनकी रचनाकार ये श्रृंगार रस में लिखी गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये कालिदास जी की रचना है। मेघदूतम जो है कालिदास जी की रचना है। स्वप्नवास दत्तम जो है ये भास की रचना है। तो ये सभी आपको रटी होनी चाहिए, पूछी जाती हैं। 85 प्रश्न इनमें से कौन सा स्वर है? रि, हिरे, व्र या इनमें से कोई नहीं। तो स्वर पूछा गया है कौन सा होता है। तो क्लियर तरीके से आपको इसमें दिख रहा है कि जो आपका री है, ए वाला ऑप्शन, ये आपका जो अच प्रत्याहार है उसमें आता है। आपने माहेश्वर सूत्र रटे होंगे तो आ ई उ री री, ए ओ अंगा इस टाइप से होते हैं ना। तो आ ई उ री करके आता है ना री के बाद, तो वो आपका किस में आता है? स्वर में आता है। स्वर की संख्या संस्कृत में 9 होती है। पूछा भी जाता है किस प्रत्याहार में आता है, तो अच प्रत्याहार में आता है। इसीलिए इनको अगर आप देखेंगे उसमें माहेश्वर सूत्र में तो आ और चा से देखना जाता है, तो इसीलिए उसमें अच प्रत्याहार नाम दिया गया है। 86 प्रश्न है नदी शब्द रूप में प्रयुक्त वचन जो है वो कौन सा होगा? द्विवचन, एक वचन, बहुवचन दोनों, एक वचन या फिर बहुवचन? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो इसमें किस टाइप से बहुवचन में रूप चलते हैं। तो नद्यः, नदी ही, नदी भी, नदीभ्याम, उसके बाद नदीनाम, नदीसु और हे नद्या। तो नदी कहाँ पर आ रहा है? सेकंड नंबर पे आ रहा है। सबसे पहले नद्य फिर नदी करके आता है, तो ये किस में आता है? आपका आता है द्वितीय विभक्ति में, बहुवचन में। तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर बहुवचन जो है वो सही होगा। अगला है अकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण जो है वो कौन सा है? रामः, फलम, भानु, वाच कौन सा सही होगा? अकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो रामः जो है आपका सही होगा अकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण। इसमें कैसे चलते हैं आपके रूप? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में तो रामः, रामः, रामः इस टाइप से आपके चलते हैं। 88 प्रश्न है प्रेजिते में कौन सी जो है वो संधि है? पूर्व रूप संधि है, पर रूप संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो इसमें पर रूप जो है वो संधि है। इसका सूत्र होता है एडी पर रूपम अकारांत, जो उपसर्ग होते हैं उसके बाद जो है ए आए या फिर ओ आए। जैसे इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो कुछ इस टाइप से होगा, प्रा प्लस एजते। तो ये देखें ए आ रहा है, इससे ये आपका इसमें आकर प्रेजते में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपकी पर रूप संधि होती है। सूत्र होता है एडी पर रूपम। सेकंड लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, क्योंकि टोटल 30 प्रश्न आते हैं, 90 तक आपके थे, 60 से 90। लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। 89 प्रश्न है वा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, तालु, दंतोष्ठ या फिर दंत? बताइए कौन सा सही होगा। सूत्र आपको अगर क्लियर होंगे तो कभी भी ये प्रश्न गलत नहीं होगा। संस्कृत के सूत्र वा वर्ण का उच्चारण स्थान के लिए होता है आपका वकारस्य दंतोष्ठम। तो वकारस्य में वा जो है और वा के जितने भी वर्ण हैं वो सभी आते हैं उस वर्ग के। तो आपका दंतोष्ठम जो है, दंतोष्ठ जो है वो सही हो जाएगा। जैसे ही ओष्ठ का क्या होता है, तो ऊपुः
उपपद्मान्यानाम ओष्ठो, ये होता है ओष्ठ का। आपका तालु का क्या होता है? तो ईचु यशानाम तालु होता है। दंत का क्या होता है? तो ऋतु लसानाम दंता होता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न आपसे भी पूछेंगे। प्रश्न आपका है कि घुटने के लिए उपयुक्त शब्द संस्कृत का कौन सा होता है? ऊरु, जघन, हनु या जानू? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर जानू जो है वो सही होगा। घुटने के लिए संस्कृत का जो इसमें शब्द होता है वो होता है जानू। तो अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में, एक नहीं दो प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, पर उस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएगा और टेलीग्राम चैनल से अभी तक ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो ये दो प्रश्न है, दोनों के आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में बताना है। पहला प्रश्न आपका है कि महान जो व्याकरण आचार्य हैं पाणिनि, उन्होंने संस्कृत की वर्णमाला को जो है वो बांटा है। 10 खंडों में बांटा है, 12 खंडों में बांटा है, 14 खंडों में बांटा है या फिर 16 खंडों में बांटा है। तो दूसरा प्रश्न आपके लिए है कि महर्षि पाणिनि जो है उन्होंने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया है 12 खंडों, 14 खंडों, 16 खंडों या फिर 18। तो दोनों का आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। और लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।